जय हिंद साथियों। तो आज का जो क्लास है फिर से मैंने आपके टीए आर्मी का क्वेश्चन पेपर लाया है और ये टीए आर्मी एग्ज़ाम 2025-2026 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जितना सारा क्वेश्चन है ना, ये आपके आर्मी के एग्ज़ाम पूछा गया है। अगर वो आर्मी अग्निवीर हो या आर्मी जीडी हो, आर्मी ट्रेडमैन हो या कोई सा भी आर्मी का एग्ज़ाम हो ना, ये आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन आए रहते हैं ना, वो आपके एग्ज़ाम में, आर्मी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं। इसलिए सारे क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया है आपके एग्ज़ाम के लिए। और सारे क्वेश्चन को आप लोग लास्ट तक ज़रूर लगाइएगा। और आप लोग साथ साथ में वीरपथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। वीरपथ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से जाकर आप लोग टीए आर्मी के लिए एग्ज़ाम का जो टेस्ट होता है ना, वह जैसे एग्ज़ाम का सिलेबस होता है उसी के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है, ठीक है ना। वहाँ जाकर अभी ज्वाइन कर लीजिए। अब इसका जो आपका प्राइस है जो है ना, मात्र 110 रुपया है, ठीक है ना। तो अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। कोई अगर दिक्कत होता है क्लास ज्वाइन करने में तो आप मुझे 9102195290 पर मुझे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को और पहले क्वेश्चन से। आज के पहले क्लास में जो पहला क्वेश्चन है वो आपका दिया गया है, केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। यहाँ आपके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। आपका आंसर जो होगा, आंसर तो लगा लीजिएगा और आंसर के बाद मैं कुछ एक्सप्लेन करूँगा आपके नोट बनाने के लिए, वो भी आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा। देखिए इसका आंसर, अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आया है, यानी कि पिनाराई विजयन आया है, तो आपका आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्योंकि ये पिनाराई विजयन जो है अभी केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री है। ये 2016 से अभी तक ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इसलिए आ सकता है क्योंकि केरल के में ऐसा पहला मुख्यमंत्री है जो अभी तक में दूसरी बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया है। पहली बार उन्होंने 2016 में और दूसरी बार उन्होंने 2021 में शपथ लिया है। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले सिर्फ एक ही यहाँ पर मुख्यमंत्री है जिनका नाम है पिनाराई विजयन। और आपके एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है कि केरल का वर्तमान में गवर्नर कौन है, ठीक है ना। तो गवर्नर भी आप लोग याद कर लीजिए। इसका गवर्नर जो है ना, यह है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है ना। आरिफ मोहम्मद खान आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका गवर्नर है। और इसका राजधानी कहाँ है, आप एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाएगा, ठीक है। राजधानी जो इसका है तिरुवनंतपुरम है। क्या है? तिरुवनंतपुरम इसका राजधानी है। और केरल के बारे में 1-2 पॉइंट और जान लीजिए। केरल का भाषा क्या है, ठीक है ना। केरल का भाषा क्या है? तो केरल का भाषा जो है ना, मलयालम है। कौन सा है? मलयालम। और वहाँ पर एक जो उत्सव के बारे में, फेस्टिवल के बारे में पूछा जाता है, वो है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उत्सव या फेस्टिवल आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। उत्सव जो है ना आप उसका ओणम है। क्या है? ओणम, ठीक है ना। ओणम फेस्टिवल, ओणम, ठीक है ना, ऐसा लिख देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो ओणम फेस्टिवल वहाँ पर ये फेमस है। और ओणम फेस्टिवल जो है ना, ये फसल का उत्सव है, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इस क्लास से आपको थोड़ा सा भी हेल्प हो रहा है ना, तो आप इस चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही क्लास को लगाने के लिए, ऐसे टेस्ट लगाने के लिए आप वीरपथ का एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन में दिया गया है आज का कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गणगौर उत्सव मनाया जाता है। देखिए यहाँ पर गणगौर उत्सव दिया गया है। तो गणगौर उत्सव जो है कौन से राज्य में मनाया जाता है भारत में। तो यहाँ पर ऑप्शन को देख लीजिए, आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको और अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में गणगौर उत्सव मनाया जाता है। ये गणगौर उत्सव जो होता है ना, देखिए यहाँ पर गणगौर मतलब क्या होता है। गण मतलब क्या होता है? भगवान शिव होता है, महादेव होता है, ठीक है। और गौर मतलब क्या होता है? गौरी यानी कि पार्वती, यानी कि पार्वती। इनमें क्या होता है ना, भगवान महादेव और पार्वती का पूजा किया जाता है। इसमें क्या होता है, जिसका शादीशुदा महिला है ना, अपने पति के लंबी उम्र के लिए, और जो कुंवारी लड़की होती है वो अच्छे पति की कामना करता है और वहाँ पर उनका पूजा किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लीजिए। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि 13 अप्रैल 2019 को भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 13 अप्रैल 2019 को, 13 अप्रैल 1919 को जो घटना हुआ था, यहाँ पर आपके सामने में दिया गया है।
तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 13 अप्रैल 1919 को ये घटना घटा था। और ये दिन कौन सा था? तो ये था आपका बैसाखी का दिन था। क्या था? बैसाखी का दिन था, ठीक है ना। बैसाखी के दिन ही, ठीक है, ये आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था? ये रॉलेट एक्ट का जो कानून जो लागू किया गया था ना, उसके उसी के लिए एक सभा बना यहाँ पर मतलब बुलाया गया था। उसमें सभी लोग शांतिपूर्ण रूप से तरीके से वो क्या कर रहे थे, यहाँ पर सभा यहाँ पर लगाए हुए थे। और वहाँ पर और उसका जो पार्क था ना, ठीक है ना, वहाँ जो पार्क था, पार्क का जो एक एंट्रेंस गेट था, निकलने वाला गेट एक ही था। और वहाँ पर जनरल डायर अपने सेना को लेकर आते हैं और वहाँ पर गोली चलाने का वहाँ पर क्या रहते हैं, आज्ञा दे देता है। उसे क्या होता है, अंधाधुंध गोली चलाया जाता है, जिसमें कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं वहाँ पर मारे जाते हैं। ये घटना कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 2019 को हुआ था, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए, काकोरी आपका षड्यंत्र जो है ना, काकोरी जो ट्रेन का जो लूटपाट हुआ था, आप एग्जाम में ये भी आ सकता है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। ये आपका हुआ था 1925 में हुआ था, ठीक है, 1925 में आपका हुआ था। और दूसरा जो आपका है ये आपका चौरी चौरा कांड, जिसमें क्या हुआ था, जेल के अंदर में बहुत सारे सिपाही पुलिसकर्मी को वहाँ पर बाहर से लॉक कर दिया गया था और वहाँ पर उसको आग लगा दिया गया था पूरा जेल को, जिसमें कि 22 क्या पुलिसकर्मी जो है ना जिंदा जल गया था। ये 1922 में हुआ था। कब हुआ था ये? तो 1922 में हुआ था, ठीक है। और साथ साथ में ये देख लीजिए, ये कामाकोटा जो है मारू घटना है, ये विदेशी वाला है, चलिए इसको छोड़ दीजिए आप लोग, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा। काकोरी षड्यंत्र 1925 में, और चौरी चौरा घटनाकांड जो हुआ था ये 1922 में हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल को 1919 में वैसाखी के दिन हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका यहाँ पर कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक जो होता है ना, यहाँ पर आपके ऑप्शन में देख लीजिए आपका आंसर, यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, जो कि राष्ट्रपति आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि भारत का प्रथम नागरिक जो होता है ना, वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति के बारे में एक दो पॉइंट और जान लीजिए, आप एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा ये चीज़। देखिए राष्ट्रपति जो है ना, देखिए राष्ट्रपति के बारे में जो चर्चा किया गया है और जो दिया गया है, एक संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, ये आप एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा, राष्ट्रपति होगा हमारे संघ में, ठीक है ना, ये जो सब जो दिया गया है उसका चुनाव कैसे होगा, ये दिया गया है अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक में दिया गया है। यानी राष्ट्रपति के बारे में सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है। और इसका आवास कहाँ होता है? इसका आवास कहाँ होता है? इसका आवास जो होता है ना, राष्ट्रपति भवन में होता है। कहाँ होता है? राष्ट्रपति भवन में होता है। राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है? तो दिल्ली में है, ठीक है ना। ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। और अभी के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो कौन है, ठीक है। अभी के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो आपके द्रौपदी मुर्मू हैं, ठीक है ना, द्रौपदी मुर्मू हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये आपका करंट में राष्ट्रपति हैं और ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। और पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो देवी प्रतिभा सिंह पाटिल थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन में लगा कर देख लीजिए, यहाँ पर ये आपका है कि भारत के उत्तरी मैदान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत के उत्तरी मैदान का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसकी लंबाई जो है ना, ये 2525 किलोमीटर इसका टोटल लंबाई है, ठीक है ना। इंडिया का क्या है? सबसे बड़ा ये नदी है। और इसका सबसे बड़ा सहायक नदी कौन सा है? तो ये यमुना जो है ना, इसका सबसे बड़ा सहायक नदी है, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो है ना, ये क्वेश्चन जो है ना कई तरीके से पूछा जाता है आपका। यहाँ पर उत्तरी मैदान दिया गया है, कभी कभी आपको बोलेगा कि इंडिया का सबसे बड़ा नदी कौन सा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गंगा हो जाएगा आपका आंसर। और गंगा को पवित्र नदी माना जाता है हमारे देश में, भारत देश में, ठीक है। गंगा को पवित्र नदी माना जाता है और ये हमारा राष्ट्रीय नदी भी है। हमारा राष्ट्रीय नदी कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय नदी जो है ना, ये हमारा गंगा ही है। क्या है? गंगा क्या है? हमारा राष्ट्रीय नदी है। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
ठीक है ना। और गोदावरी के बारे में क्या कहा जाता है, देखिए गोदावरी जो है ना ये साउथ इंडिया में है। कहाँ पर, ये साउथ इंडिया में है, और इसको साउथ मतलब कि दक्षिण भारत में है, इसलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। देखिए गोदावरी को क्या कहा जाता है, दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपके एग्जाम में आते हैं, गोदावरी को किस नाम से जाना जाता है, तो दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। बहुत अच्छा सा पॉइंट है। चलिए आगे आ जाइए। अगले क्वेश्चन में दिया गया आपका कि अर्जुन पुरस्कार विजेता दीक्षा डागर किस खेल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। दीक्षा डागर जो है ना कौन से खेल से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, गोल्फ से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। गोल्फ से जुड़ा हुआ है ये दीक्षा डागर, ये उनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है, ठीक है ना, अर्जुन अवार्ड मिला है। और ये अर्जुन अवार्ड के बारे में एक दो पॉइंट और जान लीजिए। आप एग्जाम में ये आ सकता है कि अर्जुन अवार्ड जो है ना ये उसको कब स्थापना किया गया था, ठीक है ना, कब से दिया जा रहा है अर्जुन अवार्ड को। तो अर्जुन अवार्ड जो दिया जा रहा है ना आपका, ये दिया जा रहा है 1961 से दिया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। टेनिस में एक जो खिलाड़ी है ना जिसको जानते हैं आप लोग, सानिया मिर्ज़ा, क्या है, सानिया मिर्ज़ा, सानिया मिर्ज़ा, ठीक है ना, ये आपका टेनिस का खिलाड़ी है। बैडमिंटन के बारे में अगर बोलूँ मैं तो एक दो पॉइंट और भी जान लीजिए यहाँ पर। पीवी सिंधु क्या है, पीवी सिंधु क्या है, बैडमिंटन के खिलाड़ी है। साइना नेहवाल, साइना नेहवाल ये आपका टेनिस के ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अगर एथलेटिक्स की बात करूं अगर, तो यहाँ पर नीरज चोपड़ा के नाम ले लीजिए जो अभी करंट में न्यूज़ में रहते हैं, नीरज चोपड़ा, ठीक है। हिमा दास, हिमा दास, ये सभी पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। नीरज चोपड़ा, हिमा दास एथलेटिक्स से हैं, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल बैडमिंटन से हैं, सानिया मिर्जा किस में है, तो टेनिस से है, ठीक है ना। और गोल्फ के खिलाड़ी जो है ना अर्जुन अवार्डी जो है ना दीक्षा डागर, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर था। अब अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन होता है। देखिए हमारे संविधान में हम लोगों के लिए कुछ मौलिक अधिकार दिया गया है, ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार जो दिया गया है ना, इसका जो संरक्षण करता है वो कौन करता है, ठीक है। तो हम इसका संरक्षण करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। देश का सुप्रीम कोर्ट जो कि दिल्ली में है, इसका मुख्यालय कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय ये दिल्ली में है, नई दिल्ली में, ठीक है ना। और ये हमारे मौलिक अधिकार का संरक्षण है। अगर आपका जो मौलिक अधिकार दिया गया है ना उसमें कोई भी हनन करता है, कोई भी करता है, तो आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्टली, इधर उधर कहीं नहीं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जा सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, अगर आपको हाई कोर्ट जाना होगा तो ये अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट इसके लिए क्या है, इसे क्या कहा जाता है, संरक्षक कहा जाता है, हमारे मौलिक अधिकार का संरक्षक कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए यहाँ पर है कि बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था, बुद्ध ने कौन सी भाषा में उपदेश दिया था। देखिए बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था कहाँ हुआ था, ये बोध गया में हुआ था, बोध गया में हुआ था। बोध गया कहाँ पर है, तो अभी कहाँ पर है, तो बिहार में है, ठीक है ना। अब देखिए भगवान बुद्ध के बारे में कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर है, तो नेपाल में है, ठीक है ना। इनका जन्म नेपाल में हुआ था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका जन्म कहाँ हुआ था, नेपाल में हुआ था, ठीक है ना, लुम्बिनी में हुआ था। और जो इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था कहाँ हुआ था, तो बोध गया बिहार में हुआ था, ठीक है ना। और उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। और सारनाथ कहाँ पर है, तो यूपी में है, ठीक है। और ये किस भाषा में दिया था, तो ये दिया था पाली भाषा में दिया था, ठीक है ना। ये किस भाषा में दिया था, तो पाली भाषा में दिया था। उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है ना वो कहाँ दिया था, सारनाथ में। और कौन सी भाषा में, तो पाली में दिया था। अब देखिए यहाँ पर इनके बारे में एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग, ठीक है ना। इनके बारे में क्या है, ये इनके द्वारा जो अपने यहाँ जो मतलब जो उपदेश दिया था ना, वो उन सारे उपदेशों को एक ग्रंथ में बना दिया गया था, उनके उपदेश को। और उनका जो द्वारा बनाया गया ग्रंथ कौन सा था, उनके उपदेश का जो बनाया गया ग्रंथ था उसका नाम क्या था, तो त्रिपिटक नाम था। क्या था, त्रिपिटक था, ठीक है ना। त्रिपिटक याद कर लीजिएगा, ये आप एग्जाम में आते हैं। और त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक मतलब इसमें तीन भाग था। इसमें तीन भाग कौन कौन सा था यहाँ पर, पहला भाग जो दिया गया था आपका विनय पिटक। क्या है, विनय पिटक। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा एक बार। पहला जो आपका भाग था ये आपका था विनय पिटक,
ठीक है। दूसरा आपका जो था विनय पिटक के बाद सुत पिटक था, सुत पिटक था। और तीसरा क्या था, अभिधम पिटक। क्या था, अभिधम पिटक। ठीक है ना, तो याद कर लीजिएगा। इनके उपदेशों को संग्रह को त्रिपिटक कहा जाता है और त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका विनय पिटक, दूसरा आपका है सुत पिटक और तीसरा आपका है आपका अभिधम पिटक है। ठीक है ना। चलिए आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि प्लेइंग इट माई वे की आत्मकथा है, यानी प्लेइंग इट माई वे जो है ना किसका आत्मकथा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन को गौर से देख लीजिएगा और मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा। जहाँ लगे आपको थोड़ा सा टाइम लेना है ना, वहाँ वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर सचिन तेंदुलकर का ये आत्मकथा है। किसका है, तो सचिन तेंदुलकर का ये आत्मकथा है। प्लेइंग इट माई वे क्या है, इनका ऑटोबायोग्राफी है। किसका है, तो सचिन तेंदुलकर का। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इनके बारे में 1-2 पॉइंट और भी जान लीजिए। देखिए सचिन तेंदुलकर को और किस नाम से जानते हैं आप लोग, इनको कहा जाता है क्या, क्रिकेट के गॉड कहा जाता है, क्रिकेट ऑफ गॉड कहा जाता है। साथ साथ में आप लोग ये भी सुने होंगे मास्टर ब्लास्टर। क्या है, मास्टर ब्लास्टर। ठीक है ना, ये भी कहा जाता है। मास्टर ब्लास्टर जो है सचिन तेंदुलकर को ही कहा जाता है। ठीक है ना। और ये उनको भारत रत्न भी मिला है। क्या मिला है, भारत रत्न भी मिला है। ठीक है ना। भारत रत्न जो है ना यहाँ पर खेल में उनको सबसे पहली बार उन्हीं को मिला था और सबसे कम उम्र मिला था, सबसे कम उम्र में उन्हीं को मिला था। ठीक है ना, भारत रत्न खेल के क्षेत्र में। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। लिंगानुपात सबसे कम यानी कि सबसे अधिक जो लड़की की जो कमी है ना, लड़की मैं बोल रहा हूँ, वो कौन से राज्य में है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यह हरियाणा में है। हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। तो कितना है, तो 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे कम कितना है, तो 879/1000। आप ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, यानी कि पर 1000 लड़के पर 879 लड़कियां ही है। ठीक है, सबसे कम है यहाँ पर। ठीक है ना। चलिए, और उससे कम बोलूँ मैं तो पंजाब में भी लड़कियां कमी है। पंजाब में कितना है, तो 895 है। ठीक है ना, इसका लिंगानुपात 895 है। ठीक है ना। चलिए, और सबसे अधिक मैं बोलूँगा, सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पर है, तो केरल में है। देखिए केरल में क्या है, सबसे अधिक लिंगानुपात है। कितना है, तो 1084 है। 1084 कहाँ पर है, तो इस केरल में है। यानी कि पर 1000 लड़के पर कितना है, 1084 वहाँ पर लड़कियाँ हैं। ठीक है ना। और इसीलिए हरियाणा में क्या गया था, लिंगानुपात कम होने के कारण से वहाँ पर हरियाणा में एक योजना चलाया गया था जो कि पूरा देश में लागू है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या है, बेटी बचाओ। ठीक है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ठीक है ना। ये इन्हीं के कारण से, इतना कम होने के कारण से ही वहाँ हरियाणा से स्टार्ट किया गया था। ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। अगले क्वेश्चन में दिया गया आपका कि खेतरी की खाने किस राज्य में है। खेतरी की खाने कौन से राज्य में है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। तो खेतरी की खाने जो है ना ये आपका राजस्थान में है। कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। राजस्थान में कौन से ज़िले में है, ठीक है ना। आपका ज़िला तो नहीं पूछा जाएगा, आप लोग राजस्थान याद रख लीजिएगा, स्टेट याद रख लीजिएगा। झुंझुनू एक ज़िला है। क्या है, झुंझुनू। क्या है, झुंझुनू एक ज़िला है वहाँ का, राजस्थान का। वहाँ पर सबसे अधिक पाया जाता है, खेतरी पाया जाता है। यानी सबसे बड़ा तांबा का उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, सबसे बड़ा तांबा का उत्पादन क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये आपका राजस्थान में ही है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में है आपका कि मास्टर रैंक किस रक्षा बल के से संबंधित है। कौन से रक्षा बल, देखिए हमारा रक्षा बल जो ना 3, क्या थल सेना है, वायु सेना है और जल सेना है। तो मास्टर रैंक जो होता है ना वो कौन से बल में ये संबंधित है, कौन से बल से संबंधित है। ठीक है ना, मास्टर रैंक। तो मास्टर रैंक जो है ना ये आपका इंडियन नेवी यानी कि जल सेना से है। क्या, भारतीय, माफ़ कीजिएगा, जल सेना नहीं, नौसेना से है। क्या है, नौसेना से है, यानी इंडियन नेवी से है। देखिए 3 तरह के होते हैं, इंडियन नेवी होता है जिसे जल सेना कहते हैं, नौसेना कहते हैं, इंडियन आर्मी है और इंडियन एयरफोर्स है। तो मास्टर रैंक जो होता है ना ये आपका इंडियन नेवी में होता है। ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए यहाँ पर, और क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्लास में आप लोग बिल्कुल मैसूर मतलब इस तरफ से हो जाते हैं कि लाइक सब्सक्राइब भी करना भूल जाते हैं। देखिए लाइक सब्सक्राइब करने से क्या होता है ना, हम लोगों का मोटिवेशन बना रहता है, लगता है कि मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्प कर पाता हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों का संघ बताता है। देखिए भारत का राज्यों का संघ जो है ना, ये कौन सा अनुच्छेद बताता है। देखिए पहला तो पहले भारत बनेगा, हमारा देश बनेगा, उसके बाद ही तो कुछ होगा ना। यानी कि ये अनुच्छेद 1 में ही दिया गया है। कहाँ दिया गया है? ये अनुच्छेद 1 में ही दिया गया है कि भारत एक राज्य संघ है, राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। राज्यों का संघ है हमारा देश, उन्हीं में उनका नाम दिया गया है कि इसका नाम क्या होगा? भारत होगा। क्या होगा? इनका नाम भारत होगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 1 में ही ये दिया गया है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना 2023 में शुरू किया गया था? कौन सी योजना जो है ना 2023 में स्टार्ट किया गया था? देखिए यहाँ पर 2023 तो यहाँ पर अब इतना तो आपको करंट में नहीं पूछा जाएगा इतना, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2023 में स्टार्ट होने वाला जो आपका दिया गया है ये छोड़ दीजिए आप लोग, क्योंकि वैसे नोट कर लीजिए, वैसे आप अभी करंट में कौन सा योजना लगा था ना, ठीक है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका था इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 2023 में योजना स्टार्ट होने वाला जो आपका है, इस चारों में से देख लीजिए यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ये हो जाएगा विश्वकर्मा योजना, यानी पीएम विश्वकर्मा योजना जो है ना 2014 में स्टार्ट किया गया था, माफ़ कीजिएगा 2023 में स्टार्ट किया गया था। अब आपको तो यही पता होना चाहिए ना कि ये जो जन आरोग्य योजना है, पीएम किसान योजना है, ये कब कब लागू किया गया, तभी तो डिसाइड कर पाएंगे ना। देखिए पहले देख लीजिए पीएम कुसुम योजना 2019 में, ठीक है ना, ये सब आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। अभी करंट में जो योजना जो है ना वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। और जन आरोग्य योजना जो है ना, ये पीएम जन आरोग्य योजना 2018 में आपका स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये आपका पीएम किसान योजना जो कि साल में 6,000 जो मिलता है ना किसानों को, ये आपका स्टार्ट हुआ था 2019 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। तो 2023 में स्टार्ट होने वाला जो है ना आपका ये क्या है, 2023 में स्टार्ट होने वाला पीएम विश्वकर्मा योजना जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में है कि 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आपका ये है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में एग्जाम में कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको इसमें पूछा जाएगा कि इसका अध्यक्षता जो पहला अध्यक्षता किसने किया था, कहाँ हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। ये लगभग मैं क्लास में करवाता रहता हूँ राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि 1885 में इसका स्थापना हुआ था, ये किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, यानी कि और किसके द्वारा किया गया था, और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। तो पहले इसका अध्यक्ष, पहले तो ये देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका WC बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी क्या वो व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा स्टार्ट किया, इसका अध्यक्षता किया गया था पहली बार। और लेकिन आपका एग्जाम ये भी आएगा कि ये 1885 में स्थापना हुआ था और किसके द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो एक ब्रिटिश अधिकारी था आपका A.O. ह्यूम था, क्या था, A.O. ह्यूम था, याद रख लीजिएगा आप लोग, A.O. ह्यूम के द्वारा स्टार्ट किया गया था, इसको स्थापना किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा किया गया था। एक आपका क्या था, ये आपका ब्रिटिश अधिकारी था आपका ये, ठीक है ना। और ये ठीक है, और इसका जो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था ना, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, WC बनर्जी, यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। और इसका जो पहला हुआ था ये हुआ था मुंबई में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो मुंबई में इसका पहला क्या हुआ था, अध्यक्षता हुआ था, जहाँ पर इन्होंने किया था, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपका है कि कोशिका के केंद्रक की योजना की खोज किसने किया था, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया था। तो यहाँ पर आपके आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 16 का, ये हो जाएगा आपका रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था कोशिका के केंद्रक का खोज, यानी कि न्यूक्लियस का खोज, न्यूक्लियस इन सेल, ठीक है ना, किसके द्वारा, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा ये खोजा गया था, ठीक है ना। रॉबर्ट ब्राउन कौन थे यहाँ पर, तो ये इसको कैसे बोलते हैं हम लोग, मतलब पौधे में कोशिका का जो केंद्रक होता है ना, वो आपका ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। तो आप इसका आंसर क्या करिएगा आप लोग, रॉबर्ट ब्राउन ही करिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में है आपका गर्भाशय में भ्रूण की पोषण प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा होता है।
यानी कि गर्भाशय में जो भ्रूण होता है ना, जब बच्चे का जन्म जो होता है ना सबसे पहली बार जो गर्भाशय में, वो कहाँ होता है, ठीक है ना, ये होता है आपका प्लेसेंटा में होता है। कहाँ होता है, अपरा बोलते हैं हम लोग। आप लोग ऐसे ही एग्जाम में आपको आएगा प्लेसेंटा आएगा, क्या आएगा, प्लेसेंटा में होता है। सबसे पहली बार जो भ्रूण का जो पोषण होता है ना, उसमें क्या होता है, उनके द्वारा उनके पोषण के लिए जो ज़रूरत होता है वो देता है, ऑक्सीजन देता है ये, ठीक है ना, और ये खराब अपशिष्ट पदार्थ जो होता है ना ये निकालने में हेल्प करता है ये, ठीक है ना, प्लेसेंटा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है, मटर के पौधे किसकी सहायता से एक दूसरे पर चढ़ते हैं। मटर के पौधे में क्या होता है, ऐसे होता है ना, एक क्या होता है, ऐसे एक तार की तरह होता है, वो होता है ना किसकी सहायता से, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये तार की तरह जो होता है ना, ये किसी वस्तु पर चढ़कर, किसी दूसरे चीज़ पर चढ़कर, कुछ दूसरे पदार्थ पर चढ़कर ये क्या होता है, बढ़ता रहता है और चलता रहता है, ठीक है ना। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग टेंड्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंड्रिल कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर हो जाएगा। वैसे देखिए लीफ क्यों नहीं होगा, लीफ में क्या खाना बनाया जाता है, रूट क्या होता है, जल प्रदान करता है, फ्लावर तो जानते हैं आप लोग, यानी कि ये पौधे में सहायक कौन होता है चढ़ने में, ये करता है टेंड्रिल करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर क्यों कहा जाता है, क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, ठीक है, इनके बारे में कुछ जान लीजिए आप लोग, ठीक है ना। ये क्या करता है, तो ये मतलब भोजन को क्या करता है, तोड़ता है, क्या करता है, भोजन को तोड़ता है, ठीक है ना, और तोड़कर क्या बनाता है, एटीपी बनाता है, ठीक है ना। यहाँ पर एटीपी याद रख लीजिएगा, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफोसेट बनाता है, ये भोजन को तोड़कर, ठीक है ना, ये प्रोड्यूस करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, भोजन को तोड़ता है और ये एटीपी बनाता है, ठीक, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। तो बौनेपन के लिए जो जिम्मेदार होता है ना, ये होता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, याद रख लीजिएगा। पिट्यूटरी ये क्या होता है, हमारा जो मस्तिष्क जो होता है ना पीछे की तरफ से, ठीक है ना, तो पीछे की तरफ से जो होता है ना वहाँ पर एक छोटा सा भाग होता है वहाँ पर, ठीक है ना, तो ये उनके लिए जिम्मेदार है आपका, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आप क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा, याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और ये आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना, ये कहाँ होता है, हमारा ब्रेन जो होता है ना पीछे तरफ से ब्रेन, और ब्रेन के नीचे में, ठीक है ना, ये हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ होता है। तो हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, तो ब्रेन में ही होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पर कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन की जो बाहरी इलेक्ट्रॉन सेल होता है ना, वो कितने इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपका ऐसा भी क्वेश्चन में आएगा। कार्बन की संयुक्ता जो होता है वो 4 होता है, कितना होता है, 4 होता है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले है कि मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में क्या शामिल है। बोल रहा है यहाँ पर भौतिकी, रासायनिक अभिक्रिया, या फिर दोनों, या फिर केवल रासायनिक। तो क्या है यहाँ पर, तो मोमबत्ती जब जलता है ना, तो दोनों अभिक्रिया होता है। कौन कौन सा, भौतिक अभिक्रिया भी होता है और रासायनिक अभिक्रिया भी होता है। अब भौतिक अभिक्रिया कैसे होता है, देखिए जैसे मोमबत्ती क्या होता है, पहले क्या होता है, ठोस में रहता है। मोमबत्ती क्या रहता है, पहले ठोस में रहता है, और उसका जल कर क्या होता है, ये आपका द्रव में बन जाता है। क्या बन जाता है, द्रव में बन जाता है ना, पिघलता है ना मोमबत्ती ना, ये आपका भौतिक प्रक्रिया दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर, अब रासायनिक प्रक्रिया क्या होता है। अब जैसे मान लिया जाए मोमबत्ती जब जलता है ना, उसका वाष्प जब हवा में निकलता है ना, तो हवा के ऑक्सीजन में क्या होता है, उसे अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है ना। उसे जैसे कि हवा से अभिक्रिया कर लेता है, उसमें क्या निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 निकलता है, ठीक है ना, और जल भी निकलता है, H2O भी निकलता है, ठीक है ना। उसे देखते हैं आप लोग, लाइट भी जल जाता है, जिसे ऊर्जा कहते हैं। क्या है, हीट और लाइट क्या है, ऊर्जा है ना, तो इससे हीट लाइट भी ऊर्जा होता है। यानी ये आपका एक केमिकल प्रोसेस है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया है। यानी कि मोमबत्ती के जलने से क्या होता है, दोनों अभिक्रिया होता है, यानी कि भौतिक प्रक्रिया भी होता है और रासायनिक अभिक्रिया भी होता है। तो ऑप्शन नंबर आप क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। देखिए जब भी आप लोग आंसर देंगे ना, तो उसी तरह से आप लोग आंसर दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन पता नहीं है ना, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, आपका एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया आपका कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है।
चींटी के डंक में कौन सा आपका अम्ल मौजूद होता है? ऑप्शन में देख लीजिएगा यहाँ पर, और ऑप्शन नहीं मिले आपको तो मैं डायरेक्टली बताऊंगा कि आपका आंसर क्या है। आपने क्या पढ़ा होगा, बहुत सारे बच्चे क्या पढ़ा होगा, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। किसमें? चींटी के डंक में होता है। जहाँ पर डंक करता है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा जलन होता है, गर्मी होता है वहाँ पर, ठीक है, ये फॉर्मिक एसिड के कारण से। लेकिन देखिए यहाँ पर फॉर्मिक एसिड आपका ऑप्शन में आंसर है ही नहीं, तो फॉर्मिक एसिड को क्या कहा जाता है? मैथानोइक एसिड भी कहा जाता है। मैथानोइक एसिड को हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा, मैथानोइक एसिड। और याद कर लीजिएगा, मैथानोइक एसिड को ही क्या कहा जाता है? आपका फॉर्मिक एसिड कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब बी हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ दिया गया है टार्टरिक एसिड दिया गया है, ठीक है। टार्टरिक एसिड किस में पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है, इमली और अंगूर में। यहाँ नोट कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, इमली और अंगूर में क्या पाया जाता है, ठीक है, ये आपका टार्टरिक एसिड पाया जाता है। अगर मैं लैक्टिक एसिड के बारे में बात करूं तो लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? तो मांसपेशियों में पाया जाता है। मांसपेशी में क्या होता है, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, तो उसमें यहाँ पर लैक्टिक एसिड यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है ना। अगर मैं आपको एसिटिक एसिड के बारे में बात करूँ यहाँ पर, तो किस में पाया जाता है? तो सिरके में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? तो सिरके में पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे आ जाइए। अगले क्वेश्चन में दिया गया आपका कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? कौन सा धातु ऐसा है जिसको चाकू से काट सकते हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो बहुत सारे बच्चे किए होंगे, ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कार्बन निम्नलिखित में से कौन सा बंध बनाता है? तो कार्बन जो है ना, कौन सा बंध बनाता है? तो कार्बन जो बनाता है आपका, ये सह संयोजक बंध बनाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का हस्तांतरण किस विधि से होता है? तो सूर्य से जो ऊर्जा का होता है, हस्तांतरण होता है हमारी पृथ्वी तक जो पहुँचता है ना ऊष्मा, ये होता है रेडिएशन के कारण से, विकिरण के कारण से। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो हो जाएगा ना, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, सी नहीं, यहाँ पर डी, विकिरण यानी कि रेडिएशन। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है तापमान बढ़ने पर आयतन में क्या होता है? जब तापमान बढ़ता है तो उसके वॉल्यूम में क्या होता है? तो तापमान बढ़ने पर क्या होता है? वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। तापमान बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ पानी एक अपवाद है। देखिए पानी क्या होगा, पानी का तापमान बढ़ेगा ना, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये बच्चा याद रख लीजिएगा, पानी का तापमान बढ़ने पर क्या हो जाएगा? उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। लेकिन अदर चीज़ों में क्या हो जाएगा? अगर तापमान बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण केवल हृदय संबंधी समस्याओं को आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है? यानी हृदय संबंधी, यानी कि हमारे हृदय को, हमारे हार्ट को जो जांच करता है ना, वो किस इंस्ट्रूमेंट से, कौन से उपकरण से? तो यहाँ पर देख सकते हैं ना, ईसीजी से कारण से। ईसीजी करवाता है तो क्या करता है? हमारे हार्ट बीट कितना हो रहा है ना, हमारे हार्ट बीट को चेक करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए। यहाँ पर बहुत अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यदि वोल्टेज 32 वोल्ट एंड धारा कितना हो 2 एम्पियर दी गई हो तो प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध मतलब कि रेजिस्टेंस, इससे हम लोग क्या कहते हैं? आर से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसका एक फॉर्मूला दिया गया है, फार्मूले को आप लोग याद कर लीजिएगा ना, तो कभी आपका ये गलत नहीं होगा आपका, ठीक है ना। तो क्या होता है ना, रेजिस्टेंस बराबर में क्या होता है? देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस बराबर में क्या होता है? वोल्ट मीटर बटा में क्या होता है? आपका आई होता है, ठीक है ना, ये याद रख लीजिएगा। तो आपका दिया गया है 32 और ये दिया गया है 2 एम्पियर दिया गया है। 32 बटा में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, काट कितना हो जाएगा? 16 ओम हो जाएगा। आपका यहाँ पर आंसर किस में दिया गया है? ये आपका डी दिया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोग ऐसा फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, वी इंटू में आई बराबर में क्या होता है? आर होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में दिया गया आपका कि किस वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई को किस नाम से जाना जाता है? यानी कोई वस्तु के द्वारा अगर कुल तय की गई दूरी को, तय की गई पथ की लंबाई को, यानी ये वस्तु यहाँ पर है और यहाँ से चलकर यहाँ आता है, यानी इस पथ को क्या कहते हैं? इस पथ को क्या कहते हैं? इस पथ को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में आपका मैथ का क्वेश्चन है आपका,
ठीक है। तो मैथ के क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए आप थोड़ा टाइम ले लीजिएगा, बाद बाकी मैं सॉल्व करता रहता हूँ और मेरे आंसर से आप लोग इसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या दिया गया है, 100 से विभाजित 11 का दशमलव रूप क्या होगा। यानी कि 11 में अगर हम लोग 100 से भाग लगाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि देखिए, अगर आप 2 जीरो हटाएंगे ना, तो कोई भी नंबर में पॉइंट नहीं रहता है, तो पॉइंट कहाँ रहता है, यहाँ रहता है। अब जितना जीरो यहाँ से हटाएंगे उतना पॉइंट क्या होगा, इस तरफ बढ़ के आ जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट यहाँ पर है, अब पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। इसको पॉइंट 11 लिखिए या फिर 0.11 लिखिए, बात आपका एक ही है। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है, ये आंसर है इसका, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि 400 अंकों में से 70% अंक प्राप्त करने वाली लड़की का स्कोर क्या होगा। तो 400 अंकों में से 70 अंक प्राप्त करता है, तो उस लड़की का जो स्कोर हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 400 क्या कर लीजिए, 70% कर लीजिए। 70% मतलब क्या होता है, 70/100। हम लोग ऐसे लिखते हैं ना 70%, यानी इसको हम लोग 70/100 भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग काट लीजिए, यहाँ पर 0 कट जाएगा, 700 का 28 यानी कि 280 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर आपका ये डी में दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर 24 भागा में, यहाँ पर इंटू में कर लिए 3 इंटू में 2, इसको सॉल्व करना है। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। कैसे, तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं हम लोग, ठीक है ना। सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करते हैं। ब्रैकेट में क्या दिया गया है, 24 भागा में क्या कर लीजिए, पहले आपका 3 2 में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब भाग लगा करना है, 24 में 6 से भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। जहाँ लगे आपको वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। आगे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी आएंगे, तो उस सब क्वेश्चन को आप लोग जरूर लास्ट तक लगाइएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 0.64 को भिन्नात्मक रूप में, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में लिखना है आपको। 0.64 को आप पॉइंट यहाँ हटाएंगे ना, नीचे में कितना हो जाएगा, 1 पर 2 जीरो हो जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया था ना कि अगर यहाँ पर दिया गया है, अब 2 जीरो हटाएंगे तो पॉइंट कहाँ जाएगा, यहाँ के बदले में अब यहाँ पॉइंट आ जाएगा। उसी तरह से आप पॉइंट हटाएंगे ना, तो पॉइंट के बाद जितना अंक रहेगा ना, उतना 1 पर 0 दे देंगे, अब वही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए 4 से काटूंगा ना, कितना हो जाएगा, 25 चौका 100 और 16 चौका 64। अब तो नहीं कटेगा ना, तो 16 बटा में कितना हो जाएगा, 25 आपका आंसर हो जाएगा। ये किस में दिया गया आपका, ये आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में क्या है कि 2 और 3 का महत्तम समावर्तक क्या है। देखिए सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आपका है, ये आप याद कर लीजिएगा। आप ऐसा मत बोलिएगा कि इतना इजी क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना, अभी जितना मैंने क्वेश्चन करवाया है ना, आपके एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए 2 और 3 क्या है, आपस में सहवास संख्याएं है ना। इनका आप लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे, आप 3 को 2 से भाग लगा दीजिए, 2 इकाई में 2 हो जाएगा, घट के 1 हो जाएगा। अब 1 लिख के यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 1 2 में 2 कट जाएगा। किससे कटा है, आपका 1 से कटा है ना, यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 100 और 200 का औसत क्या होगा। देखिए औसत कैसे निकालते हैं हम लोग, औसत निकालते हैं 100 प्लस में 200 कर दीजिए, और कितना नंबर दिया गया है, 1 नंबर 2 नंबर दिया गया है ना, 2 संख्याएं दिया गया है ना, 2 से भाग लगा दीजिए, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यानी 300 बटा में 2 हो जाएगा, काट कितना हो जाएगा, 150। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाता हूँ, मैं आपको बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पर प्रैक्टिस करवाने के लिए। तो मैंने बहुत सारे सेट करवा दिए हैं, यहाँ पर बहुत सारे क्लास करवा दिए हैं। तो ऐसा मत समझिएगा कि सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही एग्जाम में आते हैं, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि पहली 4 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। इसका मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ आपको, ठीक है ना। यहाँ पर पहली n सम, याद रख लीजिएगा, सम दिया गया यहाँ पर, ठीक है ना। सम प्राकृत संख्या का औसत कितना होता है, ये होता है n प्लस में 1 होता है। जितना संख्या दिया रहेगा ना, उसमें 1 जोड़ देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर पहली 4 है ना, तो 4 में आप 1 जोड़ दीजिए, यानी कि 5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर निकल के ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में है कि यदि मूलधन 200 रुपया है, ब्याज 8% है और समय 2 वर्ष है, तो साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, ऐसा क्या, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, PRT/100, यानी कि मूलधन गुना में समय गुना में दर बटा में कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ मूलधन दिया गया है कितना, 200 दिया गया है, यानी कि प्रिंसिपल दिया है, कितना दिया गया है आपको, 200 दिया गया है।
रेट दिया कितना दिया गया 8% और टाइम कितना दिया गया आपका तो 2%, 2 वर्ष दिया गया है। बस आप कर लीजिए 200 गुना में 8 गुना में 2 बटा में 100 काटेंगे, दूना कर जाएगा 8 9 16 दूना में 32 आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में है आपका कि एक आयत में कितने शीर्ष होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आयत दिया गया है ना, ये कितने शीर्ष हैं 1 2 3 और 4 शीर्ष होते हैं ना। ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, एक आयत का परिमाप क्या है जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं ना तो आपका फार्मूला तो याद कम से कम है, मैं मानता हूँ। अगर इतना आसान क्वेश्चन है कब आपको हो जाएगा जब फार्मूला पता रहेगा तब। यानी मेंसुरेशन में जितने ज़्यादा फार्मूले हैं ना, अगर आपको याद नहीं रहेगा ना तो कितना भी आसान मैं क्वेश्चन दे दूँ आपको समझ में नहीं आएगा, बना नहीं पाएंगे। तो आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है लंबाई प्लस में चौड़ाई, लेकिन इसमें क्या होता है इसमें 2 से गुना होता है। ठीक है ना, 2 इंटू में लंबाई कितना दिया गया 2 सेंटीमीटर प्लस में चौड़ाई कितना दिया गया 3। अब कितना हो जाएगा 2 गुना में 5 हो जाएगा, 5 गुना में 10। आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर में, किस में दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में है आपका निम्नलिखित में से प्रत्येक अनुपात को सरलता रूप में लिखना है। अब देखिए यहाँ पर 3 मीटर है, अनुपात में कितना है 90 सेंटीमीटर है। और जब भी अनुपात किया जाता है ना समान चीज़ों में किया जाता है। देखिए सेंटीमीटर यहाँ पर है और सेंटीमीटर है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, तो मीटर को हम लोग क्या बना लेंगे सेंटीमीटर बना लेंगे। तो 3 मीटर दिया गया है ना, तो मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग 100 से गुना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब यानी कि 300 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि 300 अनुपात में कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब दोनों सेंटीमीटर में है। अब काट लीजिए यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, 3 रहेगा 10, 3 3 9, यानी कि 10 अनुपात में कितना हो जाएगा 3। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। बस क्वेश्चन को आपको गौर से देखना पड़ता है। ठीक है ना, आपके एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे और कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं थोड़ा इससे लेवल हाई भी आ जाएगा। मैं वो भी क्लास करवाया हूँ आपको, और आपको वैसे लेवल का करके जाना ही चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसी लेवल का प्रैक्टिस करिए, बस मैं दिखाने के लिए आपको यहाँ पर लाया हूँ। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है। यदि कोई व्यक्ति एक किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है तो यदि वह 6 दिन कार्य करता है तो वह कितना प्रतिशत काम पूरा करता है। देखिए अब इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर बनने वाला अगर है तो आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर मान लिया जाए 15 दिन में करता है ना तो उसका एक दिन काम कितना होगा, एक दिन काम कितना होगा, एक दिन का काम कितना नहीं हो जाएगा 1/15 हो जाएगा। देखिए टाइम एंड वर्क में देखिए इस वाला क्वेश्चन में क्या करते हैं, कुल काम को हम लोग कितना मानते हैं, कुल काम को हम लोग मानते हैं 1 मानते हैं। कितना मानते हैं 1। अब 1 कैसे होता है, कोई व्यक्ति एक दिन में काम कितना करेगा 1/15 करेगा। वही मैं बोलूँगा कि 2 दिन में काम कितना करेगा 2/15 करेगा। अगर मैं बोलूँगा 3 दिन में काम कितना करेगा तो 3 दिन बोलेंगे 3/15 करेगा। वैसे मैं बोलूँगा 15 दिन में काम कितना करेगा तो 15/15 करेगा। अब काट कितना हो जाता है 1 हो जाता है ना, तो यानी कि 15 दिन में 15 काम कर लेगा तो काम खत्म होगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। इसलिए मैंने क्या कहा आपको कि कुल काम को हम लोग क्या कहते हैं 1 मानते हैं इसमें। ठीक है ना, समझ में आपको आ गया ना। अब एक दिन का काम कितना है 1/15 है, तो काम कितना दिन किया 6 दिन किया ना, तो 6 दिनों का काम कितना हो जाएगा 6 दिनों में कितना हो जाएगा 6/15 हो जाएगा। इतना तो काम कर लिया, लेकिन अब क्या कह रहा है कि परसेंटेज में काम कितना होगा। तो कोई भी नंबर को परसेंट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग 6/15 में 100 से गुना कर देंगे, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 5 से काटेंगे ना तो 5 या 15, 5 से काटूंगा 20 पंचे 100, 3 से काटूंगा तो दुना में 6, 20 दुना में कितना हो जाएगा 40, यानी कि 40% क्या हो जाएगा आपका काम इतना पूरा करेगा ए। ठीक है ना, तो ऐसे बनाते हैं हम लोग। देखिए समझाया हूँ तो इतना टाइम लगा है, बिल्कुल आपका 10 सेकंड का क्वेश्चन आपका है ये। ठीक है ना, बस प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ। अब यहाँ पर आ जाइए कि 100 के वर्ग में कितने शून्य होते हैं। 100 का वर्ग किया जाएगा तो उसमें कितना शून्य होगा, यानी 100 का वर्ग ऐसे हम लोग बोल रहे हैं ऐसे, यानी 100 गुना में 100 ना, यानी 1/4 0 हो जाएगा, यानी कितना शून्य आ जाएगा तो 4 शून्य आ जाएगा ना, तो 4 शून्य तो आपको दिया ही गया है, बस क्वेश्चन आपको ऐसे ही दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को लगा लीजिए यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में है यदि 10 लोग किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है
तो 5 लोग उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। इसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा, पहले आप उसको सॉल्व कर लीजिए। क्या होता है ना, m1 इंटू में d1 बराबर में m2 इंटू में d2, यानी पहले कितने लोग थे और कितना इसमें समय लगता था, ठीक है, कितना दिन, फिर अब कितने लोग हो गए, अब कितना दिन लगेगा। इस सारों में से एक पॉइंट नहीं दिया रहेगा, वही आपसे पूछेगा। पहले कितने लोग, 10 लोग थे ना, तो पहले 10 लोग थे, अब दिन कितना लगता था, 20 दिन लगता था, मैंने 20 से गुना कर दिया। अब कितने लोग हो गए, 5 लोग हो गए, 5 लोग, अब दिन कितने लग रहे हैं नहीं पता है ना, वही तो पता करना है, तो मैं डी को डी छोड़ देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, सॉल्व कर लीजिए इसको, डी बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुना में 20 बटा में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 को मैंने इस तरफ कर दिया मैंने, ठीक है ना, यानी काटूंगा तो 5 गुना में 10, यहाँ पर 10 गुना 40, यानी कि 40 लोग लग जाएगा। कितना लोग लग जाएगा, 40। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो इसमें क्या था, इसमें इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। इस फार्मूले को क्या होता है ना, इसमें चारों में से क्या रहेगा, एक चीज़ आपको नहीं देगा, वही आपसे पूछेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है कि वह कौन सी संख्या है जिसे 8 घटाने पर 26 प्राप्त होता है। संख्या x है, x में से 8 को कम करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 26 प्राप्त होगा ना। यानी कह सकता हूँ x बराबर कितना होगा, 26। इसको मैं इस तरफ करूँगा यहाँ पर, प्लस में 8, यानी 26 8 34 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया आपका आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पर रीजनिंग के लिए क्वेश्चन आपका है, 5 क्वेश्चन रीजनिंग का मिलेगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट नॉलेज से क्वेश्चन मिलने वाला है आपको 20 क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि 40 लोगों की एक पंक्ति में यदि कोई व्यक्ति बाईं ओर से 21वां है तो दाईं ओर से कितना होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, 40 में से क्या कर देंगे आप, 21 को कम कर देंगे, ठीक है, और जितना आएगा ना उसमें आप लोग 1 को जोड़ देंगे, यही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 40 में से 21 को कम करोगे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 में 1 जोड़ दीजिए यानी कि 20। या अगर वो बाईं तरफ से 21वां है, दाईं तरफ से कितना होगा, दाईं तरफ से में हो जाएगा 20वां हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दिए गए शब्दों को विपरीत शब्दकोश क्रम के में व्यवस्थित करने तथा वह शब्द चुने जो तीसरे स्थान पर आता है। क्या बोल रहा है, इन शब्दों को जैसे डिक्शनरी में होता है ना, डिक्शनरी में क्या होता है, ये सीधे क्रम में होता है, लेकिन बोल रहा है उल्टे क्रम में आपको अरेंज करना है। उसके बाद तीसरे क्रम में क्या होगा आपको ये बोल रहा है ना। जो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या आएगा आपका, सबसे लास्ट में क्या आएगा, देखिए TO है, TE है, T है, सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा TO। मैं सबसे ऊपर करूँगा, उल्टा मैं कर रहा हूँ ना, ठीक है। अब मैं देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, उसको जैसे डिक्शनरी में होता है ना वैसे करता हूँ मैं, इसको छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। सबसे पहले क्या होता है TE यानी कि सबसे पहले TEC है, तो TEC वाला पहले आएगा, TECH वाला आएगा आपका, टेक्निक आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या, ये तो आपका ख़त्म हो गया आपका। दूसरा आपका TEM है, TEMPLE है ना, तो तब ये दूसरा में ये आपका आ जाएगा TEMPER टेम्पर, और तीसरे में आपका ये आ जाएगा TEMPLE टेम्पल, और चौथा में क्या आ जाएगा टुगेदर। जैसे डिक्शनरी में ऐसे ही होता है ना, डिक्शनरी में ऐसे ही होता है। अब क्या बोल रहा है कि रिवर्स क्रम में करने, उल्टे क्रम में करने पर तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा, जो आपका अभी पहला है, जो आपका पहला है बाद में क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा ना ये, तो पहले नंबर पर ये आ जाएगा, एक नंबर पर ये, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये, यानी आपका ये क्या हो जाएगा टेम्पर, क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। यानी उल्टे क्रम में तीसरे क्रम में क्या आ जाएगा टेम्पर, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। यहाँ पर आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में डी। अब कैसे आ गया है मैंने बता दिया है, अगर डिक्शनरी नहीं देखना होता है तो अभी जाकर देख लीजिए कैसे बनता है और कैसे चेक करते हैं कोई भी वर्ड को। अब यहाँ पर देख लीजिए, श्रृंखला को पूरा करने के लिए कह रहा है 2 6 14, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर 2 6 14, यहाँ 30 है। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना आएगा, 8 का है, इसमें कितना का है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर दोनों का डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस कितना का है, 8 का है, इनमें कितना का है, तो यहाँ पर 16 का है, देख सकते हैं। देखिए 4 दूना में 8 गुना 2, यहाँ पर गुना 2, 8 दूना में 16, और इसमें गुना 2 करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ जाएगा 32 आपका आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 30 और 32 को जोड़ के कितना आएगा, वही आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32 है ना, 30 और 32 को जोड़ दीजिए, यहाँ पर 30 और 32 को जोड़ दीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर किस में है, आपका सी में दिया गया है, ठीक है। चलिए
अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में है कि वह विकल्प चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्न के स्थान पर आएगा। अब यहाँ क्या पता करना है कि Z पहले दिया गया है, फिर V दिया गया है, फिर R दिया गया है, फिर N दिया गया है, फिर J दिया गया है, तो उसके बाद कौन सा आपका लेटर आएगा ये पता करना है। देखिए तो आपका Z का कोडिंग कितना होता है, नंबरिंग कितना होता है, 26वां लेटर है ना ABCD का, ठीक है। और आपका ये V जो होता है ना ये 22वां लेटर होता है, और R जो होता है 18वां लेटर होता है, और ये होता है 14वां लेटर, ये आपका होता है 10वां लेटर। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए यानी कि 26 है ना, इन दोनों डिफरेंस कितना का है, 4 का माइनस है ना यहाँ पर, इसमें भी 4 का माइनस है, इसमें भी 4 का माइनस है, इसमें भी 4 का माइनस है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 में से आप 4 को माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा ना। तो ABCD में अल्फ़ाबेट में छठा लेटर कौन सा आता है, तो पाँचवा लेटर आपका E आता है ना, छठा लेटर में F आता है ना, F, यानी छठा लेटर क्या होता है, F होता है। बस आपको ऐसे ही पैटर्न पकड़ना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 9वां अक्षर कौन सा आएगा। देखिए यानी ABCD वर्णमाला मतलब अल्फ़ाबेट में ABCD में क्या होता है, 9वां लेटर कौन सा आएगा, तो 9वां लेटर I होता है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है, मैं बताऊंगा आपको कभी बाद में जब क्लास करवाऊंगा। तो वैसे अभी आप ABCDEFGHI कर लीजिए, अभी गिन लीजिए, आपको यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये B में दिया गया है।